हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी प्रिया एंड वेलकम टू द डेली न्यूज़ एनालिसिस। सबसे पहला जो हमारा न्यूज़ आर्टिकल है, लेट्स स्टार्ट, दैट इज़ फॉर्मर जापान पीएम अबे असैसिनेटेड। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट न्यूज़ आर्टिकल की, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ आपके प्रीलिम्स के लिए क्या क्या स्टैटिक्स है जो आपको कवर करने हैं। ठीक है, एज आई हैड टोल्ड अर्लियर ऑल्सो कि आपको अगर किसी स्टैटिक को कवर करना है, अगर आप चाह रहे हैं कि इसमें स्टैटिक्स को भी मैं कवर करूँ, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, बिकॉज अगर स्टैटिक इंक्लूड करते हैं तो लेक्चर्स थोड़े से लेंदी हो जाएंगे, एंड इफ़ यू वांट दैट लेट मी नो। नाउ यहाँ पर स्टैटिक सबसे पहले आपको कवर क्या करना है, जापान। ठीक है, जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जापान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। द लोकेशन, इसके साइड में आपको कौन सी सी मिल रही है, अगर कोई स्ट्रेट है जापान के आसपास, कौन सा आपका साइक्लोन किस नाम से जाना जा रहा है, वो सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जो जापान के पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो अबे, उनकी बात करते हैं तो वो जापान के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर रह चुके हैं। फ्राइडे को उनकी डेथ हो चुकी है, इसलिए किसी ने इनको शॉर्ट डेड कर दिया है। जिसने मारा है, बेसिकली जापान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गन्स के लिए, एम्यूनिशंस के लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पर एक जो रूल्स हैं बहुत टाइट है। ठीक, और ये जो बेसिकली इनको शॉर्ट किया गया है वो एक होममेड गन से किया गया है। ठीक, ऐसा माना जा रहा है जिन्होंने इन पर फायर किया बेसिकली अबे जी की, ठीक 67 थे, ये बिहाइंड से कहा, इनके पीछे से किया गया, इनके ऊपर जो भी अटैक किया गया है। एंड कहाँ पर ये हुआ, आइलैंड, एक वेस्टर्न सिटी है नारा की, वहीं पर बेसिक आपको देखने को मिल जाएगा। पहला जो फर्स्ट असैसिनेशन देखने को मिला है किसी भी सिटिंग या फॉर्मर जापानीज प्रीमियर का, वो प्री वॉर मिलिटरिज्म का जो एरा था 1930s का, उसके बाद कोई ऐसा पहला आप कह सकते हैं आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेहरा है जिसके ये एक तरीके से असैसिनेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, इंडिया में तो आपको देखने को मिलते रहेंगे, बट फॉर द जापान इट इज़ फर्स्ट। स्पीकिंग बिफोर मिस्टर अबेज डेथ वॉज अनाउंस्ड, प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा ने क्या कहा है, इस शूटिंग जो भी आपकी हुई है इसको बहुत ही कड़े शब्दों में कहते हैं, इसको निंदा की है। एंड जापानीज़ पीपल की बात करते हैं या वर्ल्ड लीडर्स की बात करते हैं, हर कोई शौक है ना। मोदी जी का भी आपने स्टेटमेंट देखा होगा, आज उन्होंने एक शोक दिवस के रूप में 9 जुलाई को एड्रेस किया था। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की बात करते हैं तो उन्होंने जो भी सस्पेक्ट है बताया कि 41 ईयर के तेत्सुआ यामागामी है, एंड उन्होंने हैंडमेड गन से ये पूरी की पूरी काम किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए मेन आपको पता लग गया है क्या है। जो फेमस पर्सनालिटी की बात करते हैं दैट इज शिंजो अबे, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, कब ये बने, कैसे बने। क्वाड ग्रुपिंग की बात करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स ये लेके आए हैं। एंड दूसरी अगर बात करते हैं दैट इज जापान। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल, आईएनएस तर्कस की बात करते हैं, ये लॉन्ग रेंज ओवरसीज डिप्लॉयमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो इंडियन नेवी का स्टेल्थ फ्रिजार्ट है, इसको भी किसी लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कि आपके जो ये अलग अलग एक तरीके से शिप्स होती हैं, ठीक, इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है। फ्रिजेट की बात करते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस होता है। नाउ यहाँ पर अगर बात करते हैं आईएनएस तर्कस की, ये जिबूती विजिट कर चुका है, तो अगेन आपके लिए जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर कंट्री हो जाएगी दैट इज जिबूती। ठीक है, सीड कंट्रीज आपने देखी होगी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका फॉर्म होती है, उसमें जिबूती भी आपकी आती है, तो जिबूती एक पार्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज की बात करते हैं तो इसको देखते हुए सूडान नेवी के साथ में आपके तर्कश ने क्या की थी, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज की थी, एंड उसके बाद ये जिबूती विजिट कर रहे हैं। ठीक, तो जिबूती प्लस सूडान भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, साउथ सूडान भी अभी बहुत इंपॉर्टेंट था, जिबूती प्लस सूडान आपको देखना है। सेकेंड आपके लिए जो इंपॉर्टेंट होता है कि मैरीटाइम एक्सरसाइजेस क्या होती हैं। ठीक, ये जो शिप है अभी फिलहाल कहाँ पर जाने वाला था, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में पहुँचने वाला था, क्योंकि इंडिया अपने 75th इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट कर रहा है, जिसको हम लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव के नाम से जान रहे हैं। एंड वहीं पर ये कोशिश की जा रही थी कि रियो डी जेनेरियो में हमारे ट्राई कलर को साउथ अमेरिका में होइस्ट किया जाएगा। ठीक, स्ट्रैटेजिक पॉइंट से बात करते हैं, जो हमारे कैप्टन अब्राहम सैमुअल हैं, कमांडिंग ऑफिसर हैं शिप के, एंड इन्होंने श्री रामचंद्रन जो हमारे ऑनरेबल जिबूती की बेसिकली एम्बेसडर की तरह काम कर रहे थे, एम्बेसडर ऑफ इंडिया की तरह काम कर रहे थे, उन्होंने बेसिकली क्या किया था, वहाँ पर इनको भी बुलाया था इस पर्टिकुलर टाइम पे जब वो जिबूती में गए थे। एंड इंडियन नेवी की बात करते हैं तो वो कंटिन्यूअस प्रेजेंस मेंटेन करके रखा है। गल्फ ऑफ एडन की बात करते हैं, गल्फ ऑफ एडन, अब आपको मुझे बताना है कि व्हाट इज गल्फ ऑफ एडन, राइट इट डाउन। ठीक है, गल्फ ऑफ एडन आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पर सिचुएटेड है, क्या चीज़ करेक्ट करता है। अभी आगे हम रेड सी देखेंगे, ठीक, फिर आपका सुएज कैनाल देखेंगे, यहाँ पर आपके कौन कौन से स्ट्रेट्स आ रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। नाउ आईएनएस तर्कश की बात करते हैं, ये मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज सूडान नेवी के साथ ऑलरेडी कर चुका था, जिसमें सूडान नेवी के शिप अल्माज एंड नाइमर ने पार्टिसिपेट किया था रेड सी में। तो रेड सी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, रेड सी का किस तरीके से सुएज कैनाल के थ्रू कौन से सी से कनेक्शन होता है वो आपको पता होना चाहिए। नाउ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हम लोग अलग अलग तरीके से, चाहे मैनेवर्स की बात करते हैं, फ्लाइंग ऑपरेशंस की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर क्या की थी, एज एन एक्सरसाइज हमने अपनी जितनी भी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज एक दूसरे के साथ में शेयर किया था। ठीक, स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब क्या होता है, जो भी आपकी एट प्रेजेंट जितनी भी चीज़ें चल रही होंगी, यानी जो भी आपकी सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है
वो प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए हमने ये सारी चीज़ें क्या की थी यहाँ पर कवर की थी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, AI बूस्ट रूरल कनेक्टिविटी एंड हेल्थ केयर। आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो जो कनेक्टिविटी है रूरल पार्ट में एंड जो हेल्थ केयर है, इसको ये क्या कर रहा है, बूस्ट कर रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक है, आई होप सो मैं बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं जा रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपका कम से कम टाइम लगे, ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स कवर हो जाए एंड एट लास्ट अगेन आई वुड से स्टैटिक्स आपको देख लेने। ठीक है, क्योंकि स्टैटिक्स हम क्या करते हैं, GS के पोर्शन में कवर करते रहते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, ये रूरल कनेक्टिविटी को बूस्ट करता है एंड हेल्थ केयर को भी। टोटल ऑफ 15 विलेज आपको देखने को मिल जाएंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में एंड ये बेसिकली सीमलेस कनेक्ट कर दिए जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्किंग सोल्यूशन के साथ में। ठीक है, जो भी 4G इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपको कंजेशन इश्यूज देखने को मिल रहा है। ठीक है, पहले आप सोचिए 2G हम यूज़ करते थे तो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हमको मिल जाती थी, फिर 3G आया, 4G, अब 5G भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं लगता है अरे हमारी स्पीड स्लो आ रही है नेट की। सो इसकी कनेक्टिविटी को, नेटवर्किंग सोल्यूशन को क्रिएट करने के लिए आपका ये लाया गया है। ये जो नेटवर्क सोल्यूशन इसको गीगा मेश कहा जा रहा है, ये वायरलेस फाइबर लाइक ब्लैक होल कैपेसिटी प्रोवाइड करेगा 5G के लिए। ठीक है, सो एक तरीके से आप देखिए डिवाइस की तरह काम कर रहा है ये। एस्ट्रॉम ने इसको डेवलप किया है, आर्टपार्क इसको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दुनिया का पहला मल्टी बीम ई बैंड रेडियो की तरह काम करेगा ताकि एक टावर से आप मल्टीपल टावर्स में कनेक्टिविटी बना सके। एक टावर आपको ये देखने को मिल रहा है, ठीक, इसके थ्रू आप मल्टीपल टावर्स में कनेक्टिविटी बना सके, इसका ये बेसिक काम करने वाला है। ये जो सिंगल गीगा मेश डिवाइस आपका होने वाला है, ये 40 लिंक्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, 2+ Gbps कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाएगी। कम्युनिकेट कितना करेगा, अप टू अ रेंज ऑफ 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर तक की रेंज में आपको ये देखने को मिल जाएगा, इसकी कवरेज होगी। ठीक, जो भी डेंस अर्बन नेटवर्क है उसको कहीं ना कहीं रिलैक्स करेगा, तो एंड जो रूरल कवरेज है उसको बढ़ाया जाएगा ना। अर्बन एरियाज़ में जो भी आपको नेट की कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आती है, स्पीड की प्रॉब्लम आती है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डेंसिटी बढ़ चुकी है, बहुत सारे लोग अब इसको देख रहे हैं एंड यहाँ पर जो रूरल एरियाज़ में जो आपको नेट की प्रॉब्लम दिखती है वो सारी चीज़ें इसके शुरू सॉल्व हो जाएगी। एस्ट्रॉम की बात करते तो ये हेल्प करेगा कि डोमेस्टिक इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी हम बेटर कर सके। ठीक, गीगा मेश ऑलरेडी हम देख चुके हैं, इनोवेटिव वायरलेस प्रोडक्ट है जो फाइबर लाइक बैंडविड्थ आपको प्रोवाइड करेगा बहुत ही कम कॉस्ट में। ठीक है, तो कॉस्टिंग भी कम है, ये इसकी बेसिक क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर देखने को मिल रहा है, बैंडविड्थ ज़्यादा देखने को मिल रही है, वायरलेस की तरह काम करेगा, तो बहुत ही आप कह रहे हैं ना विन विन सिचुएशन टाइप आपको देखने को मिल रही है। लो कॉस्ट इंटरनेट आपकी जो सर्विसेज है सब अर्बन एंड रूरल एरियाज दोनों को प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो वायरलेस प्रोडक्ट है जिसको हम गीगा मेश कह रहे हैं, ये बेसिकली टेलीकॉम जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेगा, क्वालिटी, हाई स्पीड रूरल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर जो 5 टाइम लोअर कॉस्ट पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है टेलीकॉम की, जो हमारी कंट्री में ज़रूरत होती है उसको फुलफिल करने वाला है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल, जॉइंट एफर्ट्स ऑफ इंडिया एंड जर्मनी आर नेसेसरी टू इंप्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी एंड सेफ्टी। अब बेसिकली हम लोग क्या चाह रहे हैं कि इंडिया एंड जर्मनी साथ में काम करें ताकि हम जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी क्वालिटी एंड सेफ्टी को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, बेटर चीज़ सेफ, अब क्वालिटी की बात करते हैं, आप कपड़े पहन रहे हैं, ठीक, या कोई चीज़ आप खाना खा रहे हैं तो उसकी क्वालिटी जितनी अच्छी होगी वो चीज़ें आपके लिए उतनी बेटर बेसिक वर्क करेंगी। सेफ्टी की बात करते हैं, आप फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज़ करते हैं, आप CNG की कार्स यूज़ करते हैं। CNG सरकार ने बोल तो दिया है बट आप सोचिए उसका जो थ्रेट लेवल है वो भी बढ़ गया है ना, CNG के थ्रेट लेवल भी बढ़ गए हैं। तो क्वालिटी एंड सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए एफर्ट लाया गया। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स एंड क्लाइमेट एक्शन की बात करते हैं, उन्होंने 2 दिन का इवेंट ऑर्गेनाइज किया था क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में। विजिट थी डेलीगेशन की जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री से बेसिक इकोनॉमिक अफेयर्स के लिए एंड क्लाइमेट एक्शन की इंडिया में, ताकि हम इंडिया एंड जर्मन की जो वर्किंग ग्रुप है क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे या ट्रेड के लिए प्रोडक्ट सेफ्टी की बात करते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है ना, कंज्यूमर फोरम्स बताए गए हैं ताकि कंज्यूमर अगर पैसे पे कर रहा है तो उसको जो भी सर्विसेज मिल रही है वो अच्छी प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, उसके प्रोटेक्शन के लिए काम किया जाएगा एंड ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है एक्सपर्ट्स के लिए, ताकि हम इंडिया की तरफ से जाके जर्मन की टेक्नोलॉजी को समझ सकें, जर्मन का इंफ्रास्ट्रक्चर समझ सकें एंड जर्मन वाले इंडिया का कर सकें। क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये एक सिस्टम है जहाँ पर अगर आप देखेंगे इट कवर्स एवरीथिंग नीडेड टू इंश्योर सेफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अगर हम सेफ की बात करते हैं, जितने भी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं या सर्विसेज होती हैं उन सारी चीज़ों को आपके क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में कवर कर लिया जाता है। जो भी आपके प्रोडक्ट होते हैं उनका स्टैंडर्ड मेंटेन करना, ठीक, उनकी कंफर्मिटी असेसमेंट, यानी जब आप कोई चीज़ बन गई, आपको पता होगा ना टेस्टिंग होती होगी। मान लीजिए मैगी, आपने सुना होगा कि नहीं ये अप टू द नॉर्म नहीं आ रही है, मैगी में प्लास्टिक मिल रहा है, वो क्या होता है, उनका असेस किया जाता है, टेस्टिंग होती है, इंस्पेक्शन होता है, फिर
स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि ठीक है इसमें कोई हार्मफुल चीज़ें नहीं है, जो बच्चा खा रहा है तो उसकी ग्रोथ में अफेक्ट करेगा, ठीक है। साथ ही साथ मार्केट सर्विलेंस भी किया जाएगा। ये जो, क्योंकि कोई चीज़ हो सकता है ना, मान लीजिए मैगी वाले जो बना रहे हो वो अच्छा बना रहे हो बट उसका कोई लोकल निकाल दिया गया हो, ठीक है, कोई लोकल वर्जन निकाल दिया गया हो एंड उसमें आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ये जो एलिमेंट है एक सिस्टम बनाते हैं, एक प्रोसेस बनाते हैं। किस चीज़ का प्रोसेस बनाते हैं? ताकि हम लोगों को, उनकी हेल्थ को एंड साथ ही साथ एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक। क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और क्या काम करता है? बिजनेस की बात करिए, इनोवेशन की, ट्रेड की, चाहे नेशनल या क्रॉस बॉर्डर्स यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करिए, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल पड़ेगा। इसीलिए कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कोई भी कंट्री क्वालिटी सिस्टम, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम को अच्छे से डिज़ाइन करे, अच्छे से डेवलप करे, जितनी भी इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको अडॉप्ट करे, ताकि कम समय में, कम पैसे में हम अच्छी से अच्छी जो कंज्यूमर सेफ्टी है, अच्छी से अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स लोगों को पहुंचा सके। एंड इसीलिए इंडिया एंड जर्मनी का आपका ये पूरा का पूरा जॉइंट वेंचर देखने को मिल रहा है। नाउ अब अगेन, जैसे मैंने आपके बाकी कंट्रीज मैंने आपको बता दी, जिबूती, आपका सूडान आपने देख लिया, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी आपको क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। ब्राज़ील भी आपको कवर करना है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कंट्रीज आपको कवर किस तरीके से करनी है ना। इफ़ एनीवन इज न्यू हियर तो वो देख ले। जर्मनी जैसे हमें करनी है, तो जर्मनी क्या है, इसको फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी कहा जाता है। सेंट्रल यूरोप की कंपनी है, एक कंट्री है आपकी। सेकेंड मोस्ट कंट्री है आपकी यूरोप में रशिया के बाद। यहाँ पर मोस्ट, अगर यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं, उसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है। दो इंपॉर्टेंट सीज के बीच में आपको देखने को मिलता है, दिस इज बाल्टिक सी एंड दिस इज नॉर्थ सी। दोनों के बीच में आपको जर्मनी देखने को मिल रहा है, हालांकि डेनमार्क भी है बट ये दोनों के साथ में बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक। साउथ में अगर आप देखेंगे तो आपको आल्प्स देखने को मिल जाएगा, डेनमार्क आपको नॉर्थ में देखने को मिल जाएगा, पोलैंड, चेक रिपब्लिक एंड ऑस्ट्रिया आपको इसके कहाँ पर ईस्टर्न पार्ट में देखने को मिलता है, ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड आप साउथ में रख सकते हैं। फिर आप देखते हैं नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, लग्जमबर्ग, ये आपको वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलते हैं। ये यूरोप की 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ज़्यादातर पीपल यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन है। कैपिटल बर्लिन है जो यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है। जर्मनी की बात करते हैं, लार्जेस्ट इकोनॉमी आपको देखने को मिलती है यूरोप में एंड 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी आपको देखने को मिल जाएगी नॉमिनल जीडीपी के टर्म्स में। एंड परचेजिंग पावर पैरिटीज यानी लोगों की परचेजिंग पावर कितनी है, खरीदने की क्षमता कितनी है, उसमें ये 5th नंबर पे आती है, ठीक है। एंड पूरी दुनिया में अगर तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर ऑफ गुड्स की बात करते हैं तो वो भी आपकी जर्मनी है ना। देखने में छोटे लगे और गाँव करे गंभीर, बड़ी बड़ी देश पीछे रह गए, जर्मनी इज ऑन दैट टॉप पार्ट। तो ये आपको चीज़ें जो कवर करनी है, ठीक है। जोग्राफिकल पॉइंट आपने कवर कर लिया, कहाँ पर है क्या नहीं है, आपने इसके बेसिकली थोड़े बहुत एक तरीके से अगर आप देख सकते हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ले लिया कि वर्ल्ड में कौन से नंबर पे आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको एज ए कंट्री, किसी भी कंट्री के बारे में पता होना चाहिए, जिस भी कंट्री के साथ में जो भी कंट्री न्यूज़ में आ रही है, ठीक। नाउ डिफरेंसेस ओवर रशिया डोमिनेट G20 मीटिंग। G20 मीटिंग हो रही है एंड उसमें जो आपके रशिया पे डिफरेंसेस है, पता है ना, इंडिया ने स्टैंड नहीं लिया। इंडिया बीच का रास्ता ले रहा है कि भाई हमने रशिया से को सपोर्ट करें ना यूक्रेन को, आप दोनों शांतिपूर्ण ढंग से अपना जो भी है पूरा मैटर उसको सुलझा लीजिए। तो यहाँ पर G20 मीटिंग्स जो हो रही थी उसमें रशिया के ऊपर जो डिफरेंसेस थे वो डोमिनेट कर रहा है। हुआ क्या, हमारे एक्सटर्नल जो मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, उन्होंने US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन एंड रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सेर्जी लैवरोव से बाली में बातचीत करी। यानी G20 मीटिंग्स हो रही थी, वहीं पर उन्होंने कहा चलो भाई लगे हाथ, हम भी ये मीटिंग कर लेते हैं, अलग से क्यों मिलेंगे। तो यहाँ पर रशिया को अक्यूज़ किया गया US स्टेट ऑफ फोर्सिंग यूरोप एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अबंडन चीप एनर्जी सोर्सेज, ठीक। यहाँ पर कहा गया आपके US ने क्या कह दिया कि रशिया ने क्या किया है, यूरोप को एक तरीके से फोर्स किया है, ये पूरे वर्ल्ड को रशिया ने आपके US को अक्यूज़ करा है, एक तरीके से आरोप लगा दिया कि आपने यूरोप को एंड पूरे वर्ल्ड को कहा है कि जो चीप एनर्जी सोर्स मिल रहे थे उसको वो बेसिक उनसे दूर कर दिया गया है। एंड US ने मॉस्को के ऊपर कर दिया कि आपने पूरी दुनिया में ग्लोबल फूड इनसिक्योरिटी बना के रखी है, ठीक है। तो दोनों ब्लेम गेम खेल रहे हैं कि आपने क्या कर दिया, पूरी दुनिया में जो एनर्जी सोर्सेज हैं उसको बेसिकली क्या कर दिया, महंगा कर दिया। उन्होंने कहा कि आपने ग्लोबल की जो फूड सिक्योरिटी है उसको कहीं ना कहीं हर्ट किया है। इसी बेसिकली कन्वर्सेशन की बात करते हैं, जो ग्लोबल एंड रीजनल इश्यूज़ हो रहे थे, इसमें क्या कहा गया है मिस्टर जयशंकर ने कि कंटिन्यूड जो भी आपका कन्वर्सेशन है सेक्रेटरी के साथ में, इसमें क्या पता लग रहा है, आवर रिलेशनशिप टुडे अलाउ अस टू अप्रोच अ रेंज ऑफ चैलेंजेस विद ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग एंड ओपननेस। यानी अभी तो हम ठीक है, रशिया के पार्ट में अगर हम देखें तो US अलग स्टैंड कर रहा है, इंडिया अलग स्टैंड कर रहा है, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ों में हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, ठीक। इंटरेक्शन की बात करते हैं, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ इंक्रीजिंग सप्लाई ऑफ रशियन क्रूड टू
टू इंडिया डिसरिगार्डिंग अमेरिकन प्रेशर टू रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंस ऑन रशियन पेट्रोलियम सप्लाई। इंडिया की बात करते हैं तो लगातार आपको पता है ना, आपका यूएस सैंक्शंस लगाता है, कुछ कंट्री पे मना करता है कि भाई आप इनसे, इंडिया को मना कर दिया कि अगर आप रशिया से ट्रेड करोगे तो आप पे सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं, बट स्टिल मना किया गया कि आप सप्लाई मत लीजिए पेट्रोलियम की, बट स्टिल इंडिया क्या कर रहा है, वो सारी चीज़ें नहीं मांग रहा है, वो चीज़ें कर रहा है। जून 26 की बात करते हैं, 27 पे G7 समिट हुई थी म्यूनिच में, जहाँ पर इंडिया एंड इंडोनेशिया की बात करते हैं, ये स्पेशल गेस्ट के रूप में थे। जो लीडर्स थे G7 कंट्रीज़ के, उन्होंने एक आइडिया किया कि हम रशिया के पेट्रोलियम प्राइसेस को क्या करेंगे, कैप करेंगे, ठीक, बट इंडिया ने इस पार्ट में इनका सपोर्ट नहीं किया, ठीक। नाउ दूसरा जो पार्ट हम देखते हैं, इंडिया के मिनिस्टर का जो इंटरेक्शन हुआ है आर इंडिकेटिव और डायनेमिक्स विद G20 विच विल मीट इन इंडिया इन 2023। ये कहीं ना कहीं एक तरीके से क्या शो कर रहा है, एक डायनेमिक को शो कर रहा है। क्यों? 2023 में आपको पता है G20 की समिट कहाँ होने वाली है, इंडिया में होने वाली है। कमेंट करके बताइए, बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है ये भी एक, ठीक है, कि ये G20 मीटिंग कहाँ पर हो रही है। G20 की बात करते हैं, यहाँ पर 20 दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज आपको देखने को मिल रही है, यूएस, रशिया, यूरोपियन यूनियन, ठीक, ये आपको पूरी की पूरी पार्ट देखने को मिल रहा है। जितनी भी ये कंट्रीज है पूरी आपकी किस में आती है, G20 में आती है, ठीक। यहाँ पर क्या है कि हमें ग्लोबल इकोनॉमिक मैटर्स को डिस्कस करना है, बट जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं जो मीटिंग में कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं, वो क्रिटिसिज्म ऑफ रशिया की बात कर रहे हैं, यानी जो वेस्टर्न मेंबर्स हैं ज़्यादातर आपकी G20 में, वो रशिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि रशिया गलत कर रहा है, ऐसी चीज़ें कर रहा है। यूक्रेन वॉर की बात करते हैं या इसके इकोनॉमिक फॉलआउट्स की बात करते हैं, ये डिवीजन लेके आ रहा है, ठीक है, ग्लोबल ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं। क्यों? यूएस, यूरोपियन यूनियन, जापान, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं या फिर फ्रांस की बात करते हैं, ये एंटी रशिया ब्लॉक फॉर्म कर रहा है, यानी ये सब क्या है, रशिया के अगेंस्ट जाके खड़े हो रहे हैं। बट बाकी कंट्रीज की बात कर रहे हैं तो वो रशिया के अगेंस्ट नहीं जा रहे, वो कह रहे हैं ठीक है, ये जो चीज़ें चल रही है इसको आप शांतिपूर्ण ढंग से क्या कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं। तो इसीलिए अगर हमने किस चीज़ की बात करी कि G20 मीटिंग में दो ब्लॉक बन के आ गए ना, दुनिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया। रिमेंबर दैट वर्ल्ड वॉर जब दो ब्लॉक्स बने थे, कौन कौन से दो ब्लॉक्स थे, अलाइड फोर्सेज एंड कौन सा था, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ना, एक बार जाके ये रीड कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये पार्ट देखने को मिल रहा है, दो ब्लॉक्स है, एक जो रशिया के एंटी रशिया, दूसरा एक पीसफुल तरीका जा रहा है कि आप किस तरीके से, ये ग्रुपिंग नहीं है तो ये किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल, स्वानिधि महोत्सव, अ कल्चरल फेस्टिवल फॉर सेलिब्रेटिंग द सक्सेस ऑफ PM स्वानिधि स्कीम। रिमेंबर कोविड-19 की बात कर लेते हैं, यूनियन जो मिनिस्ट्री है फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इन्होंने स्वानिधि महोत्सव को इनॉग्रेट कर दिया। इस ओकेशन पे मिनिस्टर जी ने क्या आपका हाईलाइट किया है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा पार्ट कंट्रीब्यूट करते हैं। इन्होंने ये भी कहा कि जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं वो इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल पार्ट है। बट अगर अभी आप देखेंगे तो कोई भी एज सच फॉर्मल तरीके से आपकी इनकी ग्रुप आपकी पर्टिकुलर इनका एनरोलमेंट देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, कोई फॉर्मल इनकी पर्टिकुलर इकोनॉमी में आपको एक तरीके से पार्टिसिपेशन नहीं मिलता है। तो इनको एक फॉर्मल इकोनॉमी में लाने के लिए पूरी की पूरी बात करी जा रही है, ठीक है। लिंकिंग देम विद फॉर्मल इकोनॉमी वुड प्ले इन्फ्लुएंशियल रोल, क्योंकि इनका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम इनको फॉर्मल इकोनॉमी में लेके आ जाएंगे तो शायद ये भी जो मार्केट एक तरीके से रेगुलेट हो रहा है उसको हम रेगुलेट कर पाएंगे, ठीक, कॉस्ट ऑफ लिविंग को हम कम कर पाएंगे, अच्छे से अच्छा गुड एंड कम दामों में प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। आपको ठेले पे कोई सेब ला के दे रहा है, आपको नहीं पता उसके अंदर कितने सारे केमिकल्स मिले हुए हैं। अगर हमने उस स्ट्रीट वेंडर को फॉर्मलाइज कर दिया तो उसको जो सेब की सप्लाई होगी वो अच्छी हो जाएगी। वो स्ट्रीट वेंडर से हम क्यों खरीदते हैं, क्योंकि वो सस्ता देता है। एज पर बिग बाजार जा रहे हैं वहाँ पर आपको सेब बहुत महंगा मिलेगा, बट उस स्ट्रीट वेंडर के बाद हो सकता है आपको आधे दाम पे मिल जाए, उससे भी कम पे मिल जाए। तो अगर हम स्ट्रीट वेंडर को फॉर्मलाइज कर देंगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो जाएगी, अच्छे गुड मिलेंगे सस्ते दाम पे। PM स्वानिधि क्या, आप इसको देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ये है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा जून 2020 में लॉन्च किया गया था। मेन काम क्या था कि जो वर्किंग कैपिटल लोन से स्ट्रीट वेंडर्स को प्रोवाइड कराना, ताकि अपनी जीवन याचिका फिर से स्टार्ट कर सके ना। कोविड-19 में सब बंद हो गया था, सबसे ज़्यादा लॉस इन्हीं लोगों को हुआ था। तो एक तरीके से इनको हम कैपिटल लोन प्रोवाइड करेंगे ताकि अपनी जीवन जो जीविका है फिर से स्टार्ट कर सके। कोलेटरल फ्री इनको वर्किंग कैपिटल 10,000 तक का प्रोवाइड किया गया, जो मंथली इंस्टॉलमेंट में आप 1 साल में दे सकते थे। एंड इनका जो एनहांस्ड लोन था 20,000 से लेकर 50,000 तक भी सेकंड या तीसरी टाइम आपको दे दिया जाएगा जब आप पहला लोन पे कर देंगे। पहले 10,000 देंगे आपको, अगर आपने उसको वापस कर दिया तो आपको 2 लोन और दे दिए जाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या रखी गई थी कि अगर आप
टाइम से लोन पे कर दे रहे हैं तो आपका 7% तक का जो रेट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, वापस से आपको पे कर दिया जाएगा। भाई आपने टाइम से पैसा वापस कर दिया हमको, तो हम आपको इतना पैसा वापस कर देंगे। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम सरकार लाई थी ताकि हम इनको फिर से इनके मेन पाथ में, मेन स्ट्रीम में लेके आ सके आफ्टर द कोविड-19। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इंडियन स्टैक नॉलेज एक्सचेंज 222। ठीक है, पहले यहाँ पर देख लेते हैं स्वानिधि महोत्सव, आप पता कर चुके हैं। स्वानिधि इंपॉर्टेंट था, एक स्टैटिक पार्टी था क्योंकि ये पहले हो चुका है तो वो पता होना चाहिए था कौन सी मिनिस्ट्री इसको रेगुलेट कर रही है, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स है। ठीक है, पहली इंस्टॉलमेंट कितनी थी, दूसरी इंस्टॉलमेंट कब मिली थी, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको वापस किया जाएगा। एज अ पार्ट ऑफ ऑनगोइंग डिजिटल इंडिया वीक 2020 सेलिब्रेशन 3 दिन का वर्चुअल इवेंट रखा गया है, किस पे, इंडिया स्टैक नॉलेज एक्सचेंज। ये बेसिकली कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, 7 जुलाई 2022 को। ये जो इम्पोर्टेंट इवेंट है, इसमें क्या किया जाएगा, जो इंडिया की सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है डिजिटल एंड में, उसको शोकास किया जाएगा, उसको दिखाया जाएगा। एक यूनिफाइड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, इंडिया स्टैक, इसको भी शोकास किया जाएगा। एंड ये बताया जा रहा है कि जो इंडिया की 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है उसको किस तरीके से हम डिजिटल एज में लेके आ सकते हैं। इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन की बात की गई है अक्रॉस द वर्ल्ड, अलग अलग लोगों की। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, मेन काम क्या है कि ओरिएंटेशन देंगे हम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंडिया स्टैक में, जो क्या कर रहा है, ड्राइव कर रहा है कि किस तरीके से इंडिया डिजिटली ट्रांसफॉर्म हो रहा है। आप पेमेंट की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, किसी और चीज़ की भी बात कर रहे हैं, किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं उसकी बात की गई है। इंडिया स्टॉक डॉट ग्लोबल वॉज लॉन्च बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जी ने 4 जुलाई 2022 को इंडिया स्टैक डॉट ग्लोबल को क्या किया था, लॉन्च किया था। ये सिंगल रिपोजिटरी है सारे के सारे मेजर प्रोडक्ट्स की, जो आपको इंडिया स्टैक में देखने को मिल जाएगा। सेटिंग द कंस्ट्रक्ट 3 दिन का ये जो प्रोग्राम है, ये इसका इनॉग्रल सेशन था, जिसमें श्री अखिलेश कुमार शर्मा जी की बात करते हैं, सेक्रेटरी मीटिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने चैलेंजिंग की बात की थी कि जो भी आपकी जर्नी है, चाहे कंट्री की पिछले 8 साल की जो जर्नी देखेंगे जिसमें हमने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया है। ठीक है, पहले आपको पता है हम कैश में ज़्यादातर पेमेंट करते थे, अब आप मोस्टली खुद को भी अगर ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोग बेसिकली फ़ोन पे, गूगल पे इसका ज़्यादा यूज़ कर चुके हैं। तो ये जो जर्नी है, हालांकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आपको बहुत बड़ा देखने को मिला है, बट अगर अभी यहाँ देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे चैलेंजेस भी लोगों को फेस करने पड़े। ठीक है, ना हुआ क्या है इसमें, ये पूरी जो जर्नी थी, ठीक है, हालांकि इसमें चैलेंजेस देखने को मिले हैं, बट इसमें इंडिया की जो लीडरशिप है वो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के साथ में क्या हुई है, उभर के आई है। एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का हमें पूरा एक्सपीरियंस मिल चुका है। ठीक, NIC की बात करते हैं, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर्स की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। NIC के बारे में आपको देखना है, इन्होंने आधार एंड जो मोबाइल है, ये दोनों सर्विसेज को एक गुड गवर्नेंस के लिए बेसिकली क्या किया है, यूज़ किया है। बेसिकली किस तरीके से हम एंड यूजर तक रीच कर सकते हैं। रूरल या अर्बन एरियाज की बात करते हैं तो ईज ऑफ लिविंग को हमने क्या कर दिया, और ज़्यादा बेसिकली एनहांस कर दिया। ठीक, तो यहाँ पर जो अलग अलग स्पीकर्स की बात करते हैं, इन्होंने इसी फैक्ट को बताया है कि किस तरीके से पायनियर की तरह हम एक रियल प्रैक्टिशनर के रूप में कन्वर्ट हो गए। पायनियर क्या होता है, आपने सक्सेशन पढ़ा होगा, वो स्पीशीज जो किसी भी एरिया पे सबसे पहले इन्वेट करते हैं। प्राइमरी सक्सेशन की बात करते हैं, सबसे पहले जो स्पीशीज आएगी वो पायनियर स्पीशीज होती है। तो पायनियर से एंड रियल प्रैक्टिशनर की बात करते हैं, वहां पर अगर आप देखेंगे हर स्पीकर उसी की तरह एक एक्ट कर रहा था। ठीक है, ये इंडिया की स्टैक की नॉलेज की बात है, जो स्टैक नॉलेज एक्सचेंज की बात है, तो 2022 में एक्सचेंज हुआ है एंड इसमें हर एक स्पीकर ने एज अ रियल पायनियर एंड अ रियल प्रैक्टिशनर की तरह काम किया। नाउ आदित्य L1 की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आई वुड फोकस साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी। ये C जो आपको देखने को मिल रहा है, 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको सिर्फ और सिर्फ करंट से कवर करने हैं। स्टूडेंट्स की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटीज की पूरे इंडिया से इन्होंने जो बेसिक प्रोसेस है सन में, उसके लिए एक मिशन को लॉन्च किया है, आदित्य L1 मिशन। ठीक, ये ऑब्जर्वेशनल डाटा एनालिसिस करेगा, साथ ही साथ जो भी ओपन प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही है करंट सिनेरियो में, ये यंग रिसर्चर्स की बात करते हैं जो इस सब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं, उनके लिए एक वर्कशॉप कंडक्ट की गई थी आदित्य L1 साइंस सपोर्ट सेल के द्वारा। ठीक, आदित्य L1 क्या है, एक स्पेसक्राफ्ट है जो सन को स्टडी करने वाला है। ये कोलैबोरेशन में बिल्ड किया गया है, किसके द्वारा, इसरो के द्वारा एंड इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, IRI की बात करते हैं या इसरो की बात करते हैं, दोनों ने मिलकर इस मिशन को लॉन्च किया था। इंडिया का पहला सोलर मिशन है, ये हेलो ऑर्बिट में इंडक्ट किया जाएगा। यानी आपको पता है आपकी अर्थ के अराउंड अलग अलग ऑर्बिट्स होती है, उसमें एक हेलो ऑर्बिट होती है जो L1 पॉइंट है, वहां पर इसको क्या कर दिया जाएगा, इंसर्ट कर दिया जाएगा। नाउ अब ये L1 पॉइंट क्या है, दिस इज लरांजे पॉइंट्स। ये इन आपकी अर्थ की हाई अर्थ ऑर्बिट के बियॉन्ड एक स्पॉट होता है। ठीक, अदर ऑर्बिटल स्वीट स्पॉट्स की बात करते हैं, जस्ट बियॉन्ड हायर ऑर्बिट, उनको लरांजे स्पॉट पॉइंट्स कहा जाता है। यानी जो भी आपके ऑर्बिटल स्वीट स्पॉट्स होते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट के बियॉन्ड, उसके
बाद में उसको हम लैरेंजे पॉइंट्स बोलते हैं। लैरेंजे पॉइंट का बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, ये एक ऐसे पॉइंट की तरह काम करते हैं जहां पर अर्थ की जो ग्रेविटी होती है एंड सन की जो पुल होता है, ठीक। ये मान लीजिए आपका अर्थ है, लेट मी क्लियर दिस स्लाइड देन आई विल शो यू, है ना, वरना लास्ट स्लाइड पे मुझे जाना पड़ेगा जो ब्लैंक है। ये आपका सन है एंड यहाँ पर आपका अर्थ है, इसके बीच में आपकी एक सैटेलाइट है। लैरेंजे पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर अर्थ जो इस पे पुल लगा रही होती है ग्रेविटी एंड सन का जो बेसिक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो दोनों इक्वल हो जाता है, वो एक इक्वल होकर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। इस पॉइंट पे कोई भी चीज़ रखी जाती है तो वो अर्थ के द्वारा एंड सन के द्वारा इक्वली पुल होती है, यानी वो यहीं पर ही रहेगी, है ना, वरना इसका ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा तो यहाँ पर चली जाएगी, इसका ज़्यादा होगा तो इस साइड चली जाएगी, यहाँ पर ये बराबर रहता है। बट एंड इसी के साथ ही क्या करती है, अर्थ के साथ में सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे 5 लैरेंजे जो पॉइंट्स हैं सन अर्थ सिस्टम में, उसमें सिर्फ आखिरी के 2 ऐसे हैं जिनको L4 एंड L5 कहा जाता है जो स्टेबल है, ठीक है। अ सैटेलाइट एट अदर 3 पॉइंट्स इज लाइक अ बॉल बैलेंस द पीक ऑफ स्टी पॉइंट, यानी अगर बाकी आप 3 पॉइंट्स की बात करते हैं L4 और L5 को छोड़ के, बाकी जो 3 पॉइंट कैसे हैं, वो बॉल है यहाँ पर रख दी गई है। हल्का सा भी इसमें डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, बॉल क्या हो जाएगी, तुरंत स्टीप डाउन करके नीचे डाउन हो जाएगी, ठीक है, तुरंत रोल करके नीचे आ जाएगी। एंड L4 एंड L5 ऐसे पॉइंट्स जो टोटली क्या है, पूरी तरीके से बैलेंस आपको देखने को मिलता है। यहीं पर हमने क्या किया है, आदित्य L1 पॉइंट की बात करते हैं। आदित्य जो हेलो ऑर्बिट है, इसी में आदित्य को लॉन्च किया गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, डिफेंस एक्सपोर्ट टच 13,000 करोड़। इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। इंडिया से अगर कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट हो रही होती है तो इंडिया के पास फॉरेन रिजर्व्स आ जाते हैं, ठीक। ये 13,000 करोड़ पे एस्टिमेट किए गए हैं, यानी आपकी जब अभी तक का सबसे हाईएस्ट जो एक्सपोर्ट है वो यही आपको देखने को मिला है। किसने कहा है, संजय जाजू जी ने, जो हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री के एडिशनल सिक्योरिटी है। यूएस की बात करते हैं, यूएस इसमें एक मेजर बायर है। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका की भी बात आपको देखने को मिल जाएगी। प्राइवेट सेक्टर ने लगभग 70% जो आपका एक्सपोर्ट है उसमें कंट्रीब्यूट किया है। एंड पब्लिक सेक्टर फर्म्स की बात करते हैं तो उन्होंने 30% किया है, ठीक है, यानी मेजर जो आपका प्राइवेट सेक्टर है वो 70% एक्सपोर्ट इसमें कर रहा है। 90% की बात करते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है उन्होंने अकाउंट किया है 90% पहले ही अकाउंट करता था, बट अब जो आपको देखने को मिल रहा है डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, उनका जो शेयर है वो बढ़ चुका है। पहले सिर्फ 90% आपका जो प्राइवेट करता था, बाकी आपका पब्लिक सेक्टर करता था। अब पब्लिक सेक्टर का जो बेसिक पार्ट है एक्सपोर्ट में वो बढ़ चुका है, 30% हो चुका है 10% से, एंड आपका प्राइवेट सेक्टर का 90% से नीचे आ चुका है। इंडिया की डिफेंस इंपोर्ट्स की बात करते हैं, यूएसए वो भी सिग्निफिकेंट बढ़ चुके हैं। इंडियन कंपनीज की बात करते हैं, वो लगातार सप्लाई चेन का बात बनते जा रहे हैं पार्ट, यानी यूएस डिफेंस कंपनीज के लिए इंडिया की भी जो कंपनीज है वो भी क्या है, एक आप देखेंगे सप्लाई चेन का पार्ट बन के जा रही है। इस मेथोलॉजी को बेसिकली एक्सप्लेन करते हुए, डिफेंस एक्सपोर्ट को बेसिकली इसके बारे में अकाउंटिंग करते हुए मिस्टर जाजू ने क्या कहा है, ओनली कंपोनेंट्स व्हिच नीडेड डिफेंस ऑथराइजेशन वर अकाउंटेड लिस्टेड अंडर द कॉमेट 6 कैटेगरी, सो सेवरल एविएशन कंपोनेंट्स एंड डुअल यूज आइटम्स व्हिच डिड नॉट कम अंडर द लिस्ट वर नॉट काउंटेड, यानी बहुत सारे ऐसे एविएशन कंपोनेंट्स हैं जो डुअल यूज आइटम्स हैं, उनको इस लिस्ट के अंडर काउंट नहीं किया गया। जनवरी की बात करते हैं तो इंडिया ने 374.96 मिलियन की डील साइन की है फिलीपींस के साथ में। इसकी सिंगल बिगेस्ट डिफेंस एक्सपोर्ट ऑर्डर इंडिया को जो मिला है वो फिलीपींस से है। तो फिलीपींस अगेन जैसे सूडान, जैसे जर्मनी था, ये भी आपके लिए न्यूज़ में आ गया है। यहाँ पर हम 3 बैटरीज ऑफ सोर बेस्ड एंटी शिप वेरिएंट ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को क्या करने वाले हैं, बेसिकली एक्सपोर्ट करेंगे, सप्लाई करेंगे। ब्रह्मोस आपको पता है इंडिया एंड रशिया का एक बेसिक एक जॉइंट वेंचर है, इसका ही एडवांस वर्जन आप देखेंगे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जुलाई 11 की बात करते हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया एक सिंपोजियम एंड एग्जीबिशन, किस चीज़ पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जो आपको डिफेंस में देखने को मिल रहा है, एंड ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ने क्या किया था, ऑर्गेनाइज किया था। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, श्री अनुराग ठाकुर लॉन्चेस रिवाइज स्कीम्स ऑफ कैश अवार्ड्स, नेशनल वेलफेयर एंड पेंशन टू स्पोर्ट्स पर्सन, यानी हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स के श्री अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने रिवाइज स्कीम लेके आई है जिससे हम स्पोर्ट्स पर्सन को कैश अवार्ड देंगे, पेंशन बेसिकली प्रोवाइड करेंगे, एंड साथ ही साथ वेब पोर्टल प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि अलग अलग स्कीम को हम डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स की वेबसाइट पे भी लॉन्च कर सकें। इन्होंने जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है उनको बेसिकली इन्फॉर्म किया है कि आप अलग अलग इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स लेके आइए कैश
कैश अवार्ड की मेडल विनर्स के लिए जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स में हैं उनके कोचेस के लिए, साथ ही साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फॉर स्पोर्ट्स पर्सन की बात करते हैं एंड पेंशन टू मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन स्कीम की बात करते हैं। इन सारी चीज़ों को लेके एक यूजर फ्रेंडली, इजी टू एक्सेस एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से इसको वर्केबल बनाइए। सो दिस इज रिगार्डिंग किसके बारे में, अनुराग ठाकुर जी के बारे में, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए एक स्कीम लाई गई है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। स्पोर्ट्स एंड न्यूज़ नहीं आता है बट हाँ उससे रिलेटेड स्कीम्स अगर आप देखेंगे तो इट इज़ बीइंग आस्क्ड। नाउ यूनियन मिनिस्टर की बात करते हैं, उन्होंने डेवलपमेंट को एक दूसरा स्टेप बताया, यानी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, किस तरीके से हम पावर कर सकते हैं, गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स के बीच का गैप हम किस तरीके से फुलफिल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये जो पर्टिकुलर एक पार्ट है ये आपका एक ब्रिज की तरह काम करने वाला है, जो दोनों के बीच को गैप को क्या करेगा, कम करेगा। प्राइम मिनिस्टर जी की बात करते हैं तो उनका एक विजन है मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, इस चीज़ को भी बेसिक ये आगे लेके जाएगा। ठीक, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा आ जाएगी, अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा आ जाएगी एंड स्पोर्ट्स पर्सन को रिकॉर्ड टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। यूनियन मिनिस्टर की बात करते हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि जो वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा तीनों स्कीम्स में, उसका जो प्रोसेस है उसको भी थोड़ा सा ईज कर दिया गया है। ये भी देखा गया है कि जो कोच है उनको कैश अवार्ड मिल जाए टाइमली मैनर पे, जितने चेंजेस इसमें किए जाने वो सारे चेंजेस किए जा रहे हैं। पेंशन बेनिफिट दिया जाएगा एंड साथ ही साथ जो आपके एथलीट हैं डेफ ओलंपिक्स के, उन तक इस स्कीम को क्या किया गया, एक्सटेंड किया गया है, उनको भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। सो दिस इज रिगार्डिंग और किसके बारे में, आपकी पूरी की पूरी स्कीम के बारे में जो आपको इसमें देखने को मिल रहा है। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, रीच आउट टू पोटेंशियल स्टार्टअप्स एंड सपोर्ट देम सेज यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अब जितने भी आपके पोटेंशियल स्टार्टअप्स हैं उन तक पहुंचा जाएगा एंड उनको सपोर्ट किया जाएगा। ये किसने कहा है, हमारे यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी। मिनिस्टर हैड highlighted that Inspire scheme is expanding research and development base of the country। ठीक, मिनिस्टर ने क्या हाईलाइट किया है कि जो आपकी इंस्पायर स्कीम है ये रिसर्च एंड जो डेवलपमेंट बेस है कंट्री का उसको बार बार क्या कर रहा है, बिल्ड करता चला जा रहा है एंड जो पाइपलाइन है आपकी क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्सेज की, उसके थ्रू हम टैलेंट पूल को क्या कर रहे हैं, कल्टिवेट करेंगे। इन्होंने कहा है इंडिया को अभी क्या जरूरत है कि जितने भी हमारे यंग स्टूडेंट्स हैं उनको साइंस की तरफ अट्रैक्ट किया जाए। स्कूल की बात करते हैं उस लेवल से ही उनको सपोर्ट किया जाए, उनकी क्रिएटिविटी को सपोर्ट किया जाए, चैलेंजिंग एजुकेशन एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए ताकि वो आगे चल के एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की तरह उभर के आ सकें। इससे बेसिक क्या होगा, जितने वो एंटरप्रेन्योर की तरफ बढ़ेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स खोलेंगे, मोर जॉब्स बेसिकली क्या हो जाएंगी, आपकी इंडक्ट हो जाएंगे ना। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो एक बहुत बड़ा इशू इंडिया फेस कर रहा है उससे कहीं ना कहीं हमको कुछ रिलीफ देखने को मिल जाएगा। तो इंस्पायर मानक की बात करते हैं, इसमें आपको इंस्पायर फेलोशिप भी प्रोवाइड की जाएगी, इंस्पायर स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी एंड इंस्पायर मानक बेसिक क्या हो जाएंगे, पार्टिसिपेटेड इन द प्रोग्राम। इस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं तो उन्होंने अपने रेडियो की जो मंथली रेडियो एड्रेस करते हैं मन की बात में, उसमें कहा था कि टुडे इंडिया स्टार्टअप सिस्टम इज नॉट लोकेटेड इन जस्ट बिग सिटीज बट एंटरप्रेन्योर्स आर इमर्जिंग फ्रॉम स्मॉलर cities and towns as well as which shows that in India the one who has innovative idea can create wealth। यानी कोई भी ऐसा इंसान, आपने शार्क टैंक के बारे में भी सुना होगा, तो कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास अभी आपको आइडिया देखने को मिल जाएगा वो क्या कर सकता है, वेल्थ को क्रिएट कर सकता है। ठीक, स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो इसमें भी जिसके पास अच्छा आइडिया है वो नए स्टार्टअप्स खोल के नए जॉब्स को क्रिएट करके ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ को क्रिएट कर सकता है। ठीक है, दिस इज रिगार्डिंग किसके बारे में, स्टार्टअप्स के बारे में, किस तरीके से उसको करना है। एंड यहाँ पर आपको एक चीज़ जो पढ़नी है दैट इज इंस्पायर के बारे में। ठीक है, इंस्पायर स्कीम को एक बार पहले भी न्यूज़ में रह चुका है, इसको एक बार देख लीजिएगा, व्हाट इज इट, क्या इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ग्रोथ विद इंक्लूसिविटी इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट। अब सरकार क्या चाह रही है, ग्रोथ करना चाह रही है बट इंक्लूसिविटी के साथ में, है ना। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंबानी जी की ग्रोथ होती चली जा रही है, उनकी पहले इनकम 10 करोड़ थी अब 50 करोड़ हो गई है, गरीब की इनकम पहले 10 रुपये भी थी अब भी 10 रुपये, बट महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो हम इंक्लूसिव ग्रोथ करना चाहते हैं, ये ड्राइविंग प्रिंसिपल है हमारी पॉलिसी मेकिंग का। यानी जो भी हम पॉलिसीज बनाएंगे इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि अगर हम ग्रोथ करेंगे तो सबको साथ में लेके करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने और क्या कहा है, दैट रोड मैप इज बीइंग रेडी टू परस्यू रिफॉर्म्स बाय कन्विक्शन ओवर द कमिंग 25 ईयर्स। ठीक, जो भी अभी तक हम क्या कर रहे थे, रिफॉर्म कर रहे थे कंपल्शन के द्वारा, अब हम कन्विक्शन के द्वारा करेंगे। ठीक, इन्होंने साथ ही साथ एक इनॉग्रल एक बेसिकली लेक्चर था अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर न्यू दिल्ली में, पीएम ने ये भी कहा है, अ हेड ऑफ गवर्नमेंट फॉर 20 ईयर्स हैड टॉट हिम दैट ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल विदाउट इंक्लूजन। यानी अगर आप देखेंगे 20 साल का जो भी इनका पॉलिटिकल करियर रहा है उस पर इनको ये पता लग गया है कि ग्रोथ बिना इंक्लूजन के पॉसिबल नहीं है एंड इंक्लूजन इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल विदाउट ग्रोथ एंड इंक्लूजन बिना ग्रोथ के नहीं हो सकता है। इंप्रूवमेंट्स को साइड करते हुए इन्होंने सिंपल एक चीज़ कही है कि बेसिक एमिनिटीज़ को हमको हर पीपल को
बेसिकली पहुंचाना है। एंड पिछले 8 साल से हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे हाउसिंग की बात हो, कुकिंग गैस की बात हो, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई की बात हो। पिछले 8 सालों में जो स्पीड है एंड जो स्केल है वो लगातार क्या करते रहा है, अलग अलग लोगों को इंक्लूड करते रहे ना। गाँव के लोगों की बात करते हैं, रूरल, अर्बन, पुअर पीपल, हर किसी को इंक्लूड करके हम क्या कर रहे हैं, आपकी स्कीम को और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें इंक्लूड किया जाए। आयुष्मान भारत स्कीम की बात करते हैं, यहाँ पर सिर्फ 50 करोड़ पुअर को एक्सेस गुड हॉस्पिटल्स का नहीं मिला है, बट फ्री ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है 5 लाख रुपए तक का। ये जो फिनोमेना है, इससे ग्रोथ की बात करते हैं तो 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन बेसिकली इससे इंक्लूड हो चुका है। बट बाकी पॉपुलेशन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की मेन स्ट्रीम में उनको भी इंक्लूड किया गया है। सो दिस इज रिगार्डिंग ऑल द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आपको देखने थे। एंड इसके बाद जितने भी और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वो हम देख चुके हैं। अब बेसिक आपको क्या करना है, जो स्टैटिक मैंने बताया उसको एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल में, नेक्स्ट न्यूज़ एनालिसिस में। टिल देन टेक केयर, बाय।